गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। हम समतल तरंगाग्र का परावर्तन पढ़ चुके थे। आज हम जो बात करने जा रहे हैं अपने हैं वो है समतल तरंग का अपवर्तन, यानी कैसे हाइगन सिद्धांत के द्वारा समतल तरंग का अपवर्तन होता है, कैसे इसका डेरिवेशन होता है, उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप कॉपी पेन को एक साइड में रख दीजिए। इसमें भी सेम जो कंसेप्ट है वो आपको समझना है कि कैसे इसका डायग्राम बनेगा, कैसे इसका डेरिवेशन होगा। तो सबसे पहले आप जानते हो कि अपवर्तन क्या होता है। तो अपवर्तन हमेशा दो मीडियम को अलग अलग करने की बात करता है। अपवर्तन में क्या होता है, हमेशा दो मीडियम अलग अलग रहते हैं। यानी मान लिया मैं एक सरफेस बना रहा हूँ, वो सरफेस क्या कर रहा है, दो मीडियम को अलग अलग कर रहा है। क्या कर रहा है, दो मीडियम को अलग अलग कर रहा है। तो देखो मैं यहाँ पे एक सरफेस बना रहा हूँ, इसको मैंने लिख लेता हूँ माध्यम फर्स्ट। क्या लिख लेता हूँ, माध्यम फर्स्ट, या फिर लिख लेता हूँ इसको लिख लेता हूँ मैं माध्यम सेकेंड। ठीक है, अपवर्तन में यही होता है, आप सब जानते हो। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, दो मीडियम होते हैं, इसको फर्स्ट लिख दिया, इसको सेकंड लिख दिया, इसका अपवर्तनांक लिख लेता हूँ μ1 और इसका लिख लेता हूँ मैं v2। इसकी यदि मैं वेलोसिटी की बात अभी करूंगा तो अब ये क्या मान लिया मैंने, एक सरफेस मान लिया, इस सरफेस का मैंने नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे दो, PQ या MN या जो आप देना चाहो, क्या PQ या MN। तो ये मैंने क्या दे दिया, एक सरफेस का नाम दे दिया। ठीक है, अब ये सरफेस क्या कर रहा है, आपको दो मीडियम को अलग अलग कर रहा है, यानी दोनों मीडियम को अलग अलग विभाजित कर रहा है। अब यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, समतल तरंग का अपवर्तन देखना है तो यहाँ पे क्या कराता हूँ मैं, सबसे पहले कोई भी रे इंसिडेंट करवाता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या करवा ली, ये दो रे इंसिडेंट करवा दी। क्लियर, क्या करवा दी, ये दो रे इंसिडेंट करवा दी और ये वाली एक यहाँ पे करवा दी। क्लियर, अब जब रे इंसिडेंट होती है तो आपने देखा होगा यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल होता है या एक प्लेन भी होता है, एक तल होता है। तो ये आपका ये जो है वो क्या है, आपका ये तल है। क्लियर, ये वाला, अब ये वाला तल हो गया। अब आप जानते हो कि ये वाला मीडियम फर्स्ट था और ये वाला मीडियम सेकंड था, यानी मैं कह सकता हूँ ये वाला विरल था, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ये वाला क्या था आपका, सघन था। क्लियर, अब आप जानते हो कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आप जानते हो कि उसमें एक तो प्रकाश की जो लाइट की वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है। मान लिया कि ये खुली निर्वात में चल रही थी और इस यहाँ कोई पानी आ गया या कोई मीडियम आ गया तो वो क्या करता है, वेलोसिटी को कम कर देता है और जो अपना अभिलंब था इसकी ओर, ये आने वाली जो किरण है वो क्या हो जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, यानी अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो देखो अभिलंब की ओर मुड़ेगी, इसका मतलब क्या होगा, ये जो आने वाली रे थी निकलनी तो ऐसे चाहिए थी, बट ये ऐसे न जाकर क्या हो जाती है, इस तरीके से मुड़ जाती है। किस तरीके से मुड़ जाती है, इस तरीके से मुड़ जाती है। तो जो आने वाली रे है इसको मैं नाम दे देता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ कौन कौन सा, ये तो हो गई आपकी फर्स्ट, ये हो गई सेकंड, ये हो गई आपकी फर्स्ट डैश और ये हो गई आपकी सेकंड डैश। यानी एक और दो, ये तो क्या है आपकी आपतित किरण है, क्या है आपकी आपतित किरण है, यानी इंसिडेंट रे है। ये क्या है आपकी अपवर्तित किरण है, ये क्या है आपकी अपवर्तित किरण है, यानी रिफ्रैक्शन रे है। क्या है आपकी रिफ्रैक्शन रे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात क्या करनी है, अब जैसे आपने परावर्तक में पढ़ा था वैसे इसमें भी करना है कि मैंने क्या किया था, जो आपतित और परावर्तित है उसमें मैंने एक समतल बनाई थी। तो वो समतल कहाँ बनाई थी, अब जैसे मैं इसका समतल कहाँ बनाऊंगा बताओ, जो बिंदु यहाँ पे नाम दे देता हूँ मैं, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु। ठीक है, यहाँ से मैं क्या बनाऊंगा, जो यहाँ से एक समतल बनाऊंगा वो किस पर बनाऊंगा, आने वाली रे पर, दो पर। यानी मैं यहाँ पे एक समतल बना रहा हूँ, देखना ये मैंने क्या बना लिया, एक समतल बना लिया, इसका मैंने नाम दे दिया सी। क्या नाम दे दिया, सी। और इससे मैं क्या बनाऊंगा, इस पर समतल बनाऊंगा, तो ये मैं बना देता हूँ एक डी, इसको मैंने नाम दे दिया डी। क्लियर, अब आप ये वाले क्या बना दिए, मैंने समतल बना दिए। अब आप यहाँ से क्या देखते हो कि यहाँ तक जो फर्स्ट और ए, 2 से सी, यहाँ तक तो ये जो रे आ रही थी कैसी थी, एक समान थी। अब इसने क्या किया, जो अतिरिक्त दूरी तय की गई वो कौन सी की गई, सी और बी, किसमें, माध्यम फर्स्ट में। कौन सी दूरी तय की गई, सी से लेकर बी, माध्यम फर्स्ट में। कितने समय में दूरी ये तय की है, ये इसने दूरी तय की है टी समय में। कितने समय में, टी समय में। क्लियर, फिर देखो यहाँ पे जब वापस अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण में डी से ये 1 डैश और बी से 2 डैश, ये दोनों क्या हो गई, एक समान हो गई। यानी इसमें जो एक्स्ट्रा चली गई दूरी है वो कितनी है, ए से लेकर डी, कितने समय में तय दूरी है, ये भी कितने समय में है, टी समय में। कितने समय में है,
टी समय में, तो इसमें भी क्या होगा टी समय, बट इसकी वेलोसिटी क्या होगी वो ध्यान रखना, वो चेंज होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, मीडियम अलग अलग है। तो इसकी वेलोसिटी मैं मान लेता हूँ v1, यानी ये c से b तक जो दूरी चली है v1 वेग से चली है, क्योंकि v1 क्या होगा इस v2 के कंपेयर में क्या होगा, ज्यादा होगा। और आपको यहाँ लग भी रहा है कि v1 क्या होना चाहिए, ज्यादा, क्योंकि ये कौन सा विरल माध्यम है और यहाँ पे क्या है कोई पानी या कोई मीडियम लिया है, तो उसमें वो v2 क्या होगा, कम होगा। तो कंडीशन क्या रहेगी आपकी कि v1 होगा वो हमेशा क्या होगा, v2 से ज्यादा होगा। क्लियर? ये आपको समझ में आ गया। अब मैं बात करता हूं इसके एंगल की। अब मैं बात क्या करता हूं इसके एंगल की। तो देखो एंगल की बात करते हैं अपन, एंगल की बात करते हैं। उसमें देखो ये वाला जो एंगल है वो कितना है, आप बताओ मुझे। आई है, कितना है, आई है, यानी जो इंसिडेंट रे होती है वो क्या है, आई है। जब ये वाला एंगल आई है तो बताओ ये वाला कितना हो जाएगा, सेम वही कंसेप्ट पहले अपन ने क्लास में पढ़ा था। ये आई है, ये क्या है 1 से लेकर ए, इस पे प्लेन डाल रहे यानी एक अभिलंब या लंब डाल रहे, तो ये इसका परपेंडिकुलर है। तो ये टोटल कितना है 90 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस का आई, कितना हो जाएगा 90 माइनस का आई। और जब ये वाला क्या है, ये प्लेन के साथ कैसा एंगल बना रहा है, समतल 90 बना रहा है। तो इस 90 में से मैं क्या करूंगा, इस 90 माइनस आई को कम करूंगा, यानी 90 माइनस का 90 माइनस आई करूंगा, तो ये वापस क्या बचेगा, देखो 90 माइनस 90 प्लस आई। तो यहाँ पे ये क्या बचेगा आपका, जो ये वाला एंगल आएगा वो कितना आएगा, आई आएगा। क्लियर? ये तो हुई इस कंसेप्ट की बात। अब मैं दूसरे एंगल की बात करता हूँ, जो इसका अपवर्तित वाला है। ये वाला एंगल कितना है, मान लो कि ये वाला एंगल कितना है आपका, आर है, कितना है, आर है। अब ये वाला 2 डैश बी और डी क्या एक दूसरे में अभिलंब है, यानी मैं कह सकता हूँ कि ये वाला एक तरह से क्या है आपका एक समकोण है, यानी 90 डिग्री एंगल है, लंबवत है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका, ये वाला आपका एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस का आर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 माइनस का आर। और ये वाला आपका 90 बना रहा है, तो ये वाला कितना हो जाएगा आपका, केवल और केवल कितना बचेगा, आर, क्योंकि 90 माइनस आर करोगे तो क्या बचेगा, आर बचेगा। क्लियर? तो आपको डायग्राम समझ में आ गया। क्या किया, सबसे पहले मैंने कोई भी एक समतल पृष्ठ लिया, वो पृष्ठ क्या करता है, दो माध्यम को अलग अलग करता है, मीडियम फर्स्ट और मीडियम सेकंड। एक विरल माध्यम है, एक कौन सा है, सघन माध्यम है। इसमें वेलोसिटी v1 है, इसमें तरंग या प्रकाश की वेलोसिटी कितनी है, v2 है। तो यहाँ से जब इंसिडेंट करवाई तो मैंने यहाँ पे एक तल बना दिए, जो नॉर्मल तल होते हैं वो बना दिए। अब ये क्या होती है, अपवर्तित होती है। तो अपवर्तित होगी तो क्या होगा, वो मीडियम के अंदर जाकर उस अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, तल की ओर मुड़ जाती है। तो देखो ये वाली क्या हो गई, थोड़ी सी इसकी ओर डिफ्लेक्ट हो गई, थोड़ी सी इसकी ओर डिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है? अब यदि मैं इसके एंगल की बात करूं तो देखो यहां तक तो दोनों साथ साथ आ रही थी, तो यहां पे मैंने क्या डाला, एक समतल प्लेन डाला, या आप बोल सकते हो कि एक समतल डाला है। समतल का नाम क्या है, AC। और यहाँ पे मैंने एक समतल डाला है, कौन सा, BD। कौन सी रेज पे डाला है, 1 डैश पे। यहाँ पे डाला है मैंने 2 पे, यानी यहाँ पे डाला मैंने इंसिडेंट रे पे, यहाँ पे डाला मैंने अपवर्तित रे पे। तो ये मैंने AC और DB किया, एक तरह से समतल है। और C से B दूरी तय करने में इसने कितना समय लिया, T समय लिया। वेलोसिटी कितनी ली, v1। इसी प्रकार आपने A से D तय करने में T समय लिया, सॉरी समय तो सेम ही है, समय क्या लिया, T, और वेलोसिटी क्या ली, v2, क्योंकि मीडियम में क्या होगी, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अब अपन इसका प्रूफ करते हैं कि ये कैसे प्रूफ होता है, प्रूफ करते हैं इसको। तो सबसे पहले आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा, जो एंगल का कंसेप्ट है वो समझ में आ गया। ये आई था, तो ये क्या होगा, 90 माइनस आई। जब ये 90 माइनस आई है और ये 90 बना रहा है, तो उसमें से 90 में से ये कम होगा, तो क्या बचेगा, आई। सेम यही कंसेप्ट आपका यहाँ पे काम में लिया है। ठीक है? अब मैं इसका करता हूँ डेरिवेशन। क्या करता हूँ, डेरिवेशन। तो डेरिवेशन में देखो यहाँ पे क्या माना कि C से B तक चलने में कितना समय लगा, T, वेलोसिटी कितनी, v1। A से D तक चलने में लगा समय T और वेलोसिटी v2। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो अतिरिक्त दूरी तय की गई है किसमें, मीडियम फर्स्ट में, यानी माध्यम में C से B, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ माध्यम फर्स्ट में C से B तय करने में लगा समय। C से B दूरी तय करने में लगा समय। तो ये समय कितना होगा, वही T इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो ये क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस कितनी है आपकी, C से B। तो ये क्या है, C से B अपॉन में, सॉरी क्या आता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम आता है। ये तो क्या हो गया, T हो गया। तो डिस्टेंस कितनी होगी, C से B। तो ये क्या हो गया आपका, C से B अपॉन में क्या आएगी, वेलोसिटी v1। इसी प्रकार क्या है, आप अब इसकी बात करोगे तो माध्यम 2 में कौन सी दूरी तय की, A से D दूरी तय करने में लगा समय।
ए से डी दूरी तय करने में लगा समय वो कितना होगा आपका, वो होगा आपका टी इज इक्वल टू कितना होगा, दूरी कितनी ए डी। अब इसमें वेलोसिटी क्या है, देखो इसकी वेलोसिटी v1 थी बट इसकी वेलोसिटी क्या है v2 है। इसको मैं 1 दे देता हूँ और इसको दे देता हूँ 2। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या आ जाएगा आपका, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आ जाएगा आपका, दोनों कंपेयर हो जाएंगे तो सी बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v1 इज इक्वल टू ए डी अपॉन में v2। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो v1 को इधर भेज दूँ तो ये क्या हो जाएगा, सी बी अपॉन में ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, v1 इज इक्वल टू v2। क्लियर। इसको मैं नंबर दे देता हूँ कितना, इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है एक तो सी बी निकालना है और एक ए डी निकालना है। ये कैसे निकलेगा उसकी बात करते हैं। तो देखो मैं सबसे पहले बी सी निकालने के लिए कौन से ट्रायंगल की बात करूंगा, बी सी किस में आ रहा है, ए सी और बी में आ रहा है, यानी मैं कौन से ट्रायंगल की बात करूंगा, ए सी बी में। ए सी बी का एक ट्रायंगल बना देता हूँ। ये कुछ इस टाइप का ट्रायंगल है, देखो यहाँ पे ये इसका क्या है, परपेंडिकुलर है। ये सी पॉइंट पे क्या है आपका परपेंडिकुलर, ये बी हो गया और ये क्या हो गया आपका ए हो गया। इसके बीच का एंगल कितना है, आई है। कितना है, आई है। तो बताओ मुझे इसमें साइन आई कितना आएगा, बताओ मुझे साइन आई कितना आएगा। साइन आई इज इक्वल टू क्या होता है आपका, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है बताओ, कर्ण इसके सामने क्या होगा, कर्ण होगा और इसके सामने लंब होगा। तो ये क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन में ए बी क्या हो जाएगा। तो ये आ जाएगा बी सी या सी बी इज इक्वल टू ए बी, या फिर आप यहाँ बी सी सी भी काम में ले रहे हो तो यहाँ भी सी बी ले लो, कोई बात नहीं। सी बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी साइन आई। एक तो ये क्वेश्चन आ जाएगी, क्लियर, ये आ जाएगी। अब दूसरी क्वेश्चन क्या आएगी, दूसरी आएगी आपके पास, मैं दूसरा ट्राइंगल लेता हूँ कौन सा। अब मुझे क्या निकालना है, ए डी निकालता हूँ। तो ट्राइंगल ए बी और डी, ट्राइंगल ए बी डी में यदि मैं इसके ट्राइंगल की बात करूँ तो ये ट्राइंगल कैसा है आपका, इस टाइप का है। इसमें जो परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर कौन सा, इसमें ये वाला है। तो ये वाला परपेंडिकुलर, तो इसके सामने क्या हो जाएगा बताओ, परपेंडिकुलर के सामने क्या हो जाएगा, लंब। और इसमें एंगल कौन सा बना रहा है, ये आर क्या बना रहा है, सॉरी परपेंडिकुलर के सामने तो क्या होगा कर्ण, और इसमें क्या होगा ये लंब क्या हो जाएगा, इसमें तो सही किया ना, इसके सामने हाँ। तो ये क्या हो जाएगा, देखो साइन आई में यदि इसका लिखता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ बी था, इसका ए था और इसका डी था। तो साइन आई इज इक्वल टू लंब बटा क्या होगा कर्ण। लंब कितना है आपके पास, देखो ए डी, और कर्ण कितना है आपके पास ए बी। तो ये क्या आ जाएगा आपका ए डी इज इक्वल टू ए बी, और यहाँ पे आर एंगल है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आर आएगा। यहाँ पे आई था इसलिए क्या आया था आई, यहाँ पे क्या आ जाएगा आर। अब मैं क्या करता हूँ, इसको समीकरण नंबर 3 में रखता हूँ। तो समीकरण नंबर 3 में जब मैं दोनों का वैल्यू रखूंगा तो ये क्या आएगा, सी बी कितना है आपके पास, देखो सी बी आ गया आपके पास ए बी साइन आई, और जब ए डी है, ए डी कितना आ जाएगा आपके पास ए बी साइन आर। क्लियर। और इधर क्या है आपका v1 अपॉन में v2, तो ये क्या था v1 अपॉन में v2। देखो क्या क्या कैंसल आउट हो रहा है, वो कैंसल आउट कर दो। तो देखो यहाँ पे a से b जा रहा है, तो यहाँ पे क्या बचा आपका साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू क्या बचा v1 और v2, क्या बचा v1 और v2। तो देखो ये स्नेल का नियम था। यदि मैं इसको अपवर्तनांक के फॉर्म में लिखना चाहूँ, यानी म्यू की फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो आप जानते हो म्यू और v में क्या रिलेशन होता है, v और म्यू में हमेशा ये रिलेशन होता है, क्या होता है, ये होता है, यानी v बढ़ने पर म्यू घटता है, इस तरीके से रिलेशन होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये क्या आ जाएगा आपका साइन आई अपॉन में क्या आ जाएगा साइन आर। जब ये रिलेशन फॉलो करोगे तो इसके लिए तो क्या आ जाएगा μ2 आ जाएगा, और इसके लिए क्या आ जाएगा μ1, क्योंकि दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। म्यू को इधर भेजोगे तो ये क्या आएगा μ1 इज इक्वल टू 1/v1 आएगा, और μ2 इज इक्वल टू 1/v2 आएगा। जब इसमें वैल्यू रखोगे v1 की, तो देखो v1 की वैल्यू क्या आएगी 1/μ1 और 1/μ2। तो μ2 कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो आपका ये रिलेशन आएगा। तो ये क्या आएगा μ2/μ1, और यही आपका क्या है बताओ, स्नेल का नियम है या नहीं है, स्नेल का नियम यही है, बताओ यही आपका क्या है, स्नेल का नियम है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि यही क्या है आपका स्नेल का नियम है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कैसे किया। तो कुछ नहीं किया, इसमें जो नॉर्मल जो अपन ने परावर्तित में किया था वही कंसेप्ट काम में लिया, ज़्यादा भी डिफरेंट नहीं है, केवल इसमें मीडियम आ गए, बस ये डिफरेंट है। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो देखो इसमें ये क्या तय लिया था मैंने, सी से बी दूरी तय करने में लगा समय निकाल लिया t। उसके बाद क्या निकाला, ए से डी दूरी तक तय करने में लगा समय t निकाल लिया, दोनों को इक्वेशन को बराबर कर दिया, दोनों t थे इसलिए ये वाली वैल्यू आ गई। ये वाली वैल्यू में क्या रखा, अब सी बी की वैल्यू निकाली, ए डी की वैल्यू दोनों ट्राइंगल से निकाल ली, और वो वैल्यू निकाल के मैंने मान रख दिया। तो क्या आ गया साइन आई अपॉन में साइन आर, जो क्या कहता है
μ2 बाय μ1, और यही आपका क्या है, स्नेल का नियम है। तो स्नेल का नियम क्या, किसकी व्याख्या करता है, आप जानते हो कि किसकी व्याख्या करता है, अपवर्तन की व्याख्या करता है। तो आप सबसे पहले तो डायग्राम बनाइए, फिर मैं इस डायग्राम की थ्योरी लिखवाता हूँ, फिर अपन डेरिवेशन लिखेंगे। डायग्राम बना लीजिए। लिख लीजिए इसमें, इसके डायग्राम की थ्योरी बना दिया होगा डायग्राम आपने, इसमें लिखिए, नहीं बनाया तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। लिखिए इसमें, माना कि एक पृष्ठ PQ है, माना कि एक पृष्ठ PQ है जो दो माध्यम को अलग अलग करता है। माना कि एक पृष्ठ PQ है, एक सरफेस PQ है जो कि दो माध्यम को अलग अलग करता है। माध्यम फर्स्ट में प्रकाश का वेग v1, माध्यम फर्स्ट में प्रकाश का वेग v1 तथा माध्यम सेकंड में प्रकाश का वेग v2 है। माध्यम 1 में प्रकाश का वेग v1 तथा माध्यम सेकंड या सघन माध्यम में प्रकाश का वेग v2 है। माना कि 1 तथा 2 आपतित किरण है, माना कि 1 तथा 2 आपतित किरण है, माना कि 1 तथा 2 आपतित किरण है तथा 1 तथा 2 अपवर्तित किरण है, तथा 1 तथा 2 अपवर्तित किरण है, 1 तथा 2 अपवर्तित किरण है। जब आपतित किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, जब आपतित किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब आपतित किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अतः बिंदु ए से अब डायग्राम में अपन ने क्या क्या कार्यविधि की है, क्या क्या चमत्कार की है, ये जो एक्स्ट्रा काम की है वो लिखो कि बिंदु ए से आपतित किरण 2 पर एक समतल ए से डालते हैं। बिंदु ए से आपतित किरण 2 पर एक समतल ए सी बनाते हैं, एक समतल ए सी बनाते हैं तथा बिंदु बी से अपवर्तित किरण 1 पर, तथा बिंदु बी से अपवर्तित किरण 1 पर, तथा बिंदु बी से अपवर्तित किरण 1 पर एक समतल BD बनाते हैं, एक समतल BD बनाते हैं। माना माध्यम फर्स्ट में, नई लाइन से लिखना, माध्यम फर्स्ट में C से B दूरी तय करने में लगा समय t है। माध्यम फर्स्ट में C से B दूरी तय करने में लगा समय t है तथा वेग v1 है, तथा वेग v1 है। तथा माध्यम सेकंड में A से D दूरी तक तय करने में लगा समय t है। माध्यम सेकंड में A से D दूरी तक तय करने में लगा समय t है तथा वेग v2 है, तथा वेग v2 है। अतः अपवर्तित किरण द्वारा C से B अतिरिक्त पथ
अतः अपवर्तित किरण C से B, अपवर्तित किरण का अतिरिक्त पथ C से B है, ऐसे लिख लो, अपवर्तित किरण का अतिरिक्त पथ C से B है, ये वाला, क्योंकि यहाँ तक तो 7 थी, या ये एक्स्ट्रा हो गया, तो C से B है, तथा अपवर्तित किरण का अतिरिक्त पथ, तथा अपवर्तित किरण का अतिरिक्त पथ, तो अपवर्तित में यहाँ से तो ये 7 है, बट ये एक्स्ट्रा हो गया, A से D है, अपवर्तित किरण का अतिरिक्त पथ A से D है। ठीक है, अब मैंने जो आपका सामने डेरिवेशन लिखा है, T निकाला है, वो लिख लो, और ये यहाँ से पहले ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है, और यहाँ तक लिख लो। तो मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ, जल्दी से लिखिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना चाहो तो लिख लो, बट जो मैं मेरे साथ लिखोगे तो उसका आपको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको रटने या याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको लिखते लिखते याद हो जाएगा। लिख दिया, चले आगे। अब देखो ये आपका क्या हो गया, स्नेल का नियम आ गया। अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा एक केस लेके बता रहा हूं। यदि तरंग दैर्ध्य की बात करते अपन, देखो यहाँ पे यदि मैं तरंग दैर्ध्य की बात करता, मैं क्या मान रहा हूं कि यहाँ पे जो आपका C से B दूरी तक जो दूरी तय कर रहे हैं उसकी तरंग दैर्ध्य मैं मान लेता हूं। यानी मैं मान लेता हूं कि माध्यम फर्स्ट में, एक स्पेशल केस लगा के लिख लेना, माध्यम फर्स्ट तथा माध्यम सेकंड में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य λ1 तथा λ2 है, λ1 तथा λ2 है। तो C से B दूरी तक T समय लगता है, और वेलोसिटी कितनी है इसके लिए, v1 है, तथा वेग v1 है, ठीक है। तो आप जानते हो कि C से B दूरी तक तय करने में लगा समय vt और वेग कितना है, v1। इसी प्रकार मैं दूसरे की बात करता हूं कि A से D दूरी तक T समय लगता है, इसको आने में A से D तक कितना समय लगता है, T समय लगता है, तथा वेग कितना इसका भी v2 है। अब मैं क्या रिजल्ट निकाल रहा हूं वो ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में डायरेक्ट। तो ये निकाल रहा हूं मैं, देखो C से B दूरी तक तय करने में लगा समय t, समय वेग या v1, इसमें भी समय t, वेग v2। अब इसकी मैंने जो तरंग दैर्ध्य मानी है, तरंग दैर्ध्य क्या मानी मैंने, इसकी तो मैंने मान ली माध्यम फर्स्ट में λ1 और इसकी मान ली मैंने λ2। क्या मानी, इसका मतलब मैं C से B की जगह λ1 लिख सकता हूँ, तो ये λ1, इसके लिए मैं λ1 मानी। AD कितनी की मानी, λ2। कहाँ से लिखा मैंने, समीकरण नंबर 3 से, ठीक है। C से B यानी ऊपर वाले की बात थी तो λ1 और नीचे वाले की बात थी तो λ2, और ये रिलेशन क्या है, v1/v2। क्लियर। अब इस वाले को तो मैं हटा देता हूं। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, ये क्या है, v2 को मैं इधर ला लूं, अपॉन में क्या हो जाएगा λ2, या फिर आप क्या करो v1 को इधर ले आओ, λ1 अपॉन में v1 इज इक्वल टू λ2 अपॉन में v2। क्लियर।
अब आप जानते हो कि ये वाला कोई रिलेशन है, क्या किया मैंने, उल्टा कर दिया, लेमडा 1 अपॉन में V1, या फिर ऐसे ही करो आप, क्या करोगे आप, V2 को तो इधर ले आओ, क्या करो V2 को इधर ले आओ, V2 अपॉन में क्या हो जाएगा आप बताओ, लेमडा 1, यानी V2 इधर आएगा और यहाँ क्या रह जाएगा लेमडा 2, और V1 इधर आएगा और यहाँ क्या रह जाएगा लेमडा 1, ठीक है। अब आप जानते हो कि जब कोई न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, C अपॉन लेमडा, आपने नाम सुना होगा आवृत्ति, क्या होता है आवृत्ति, आपने नाम सुना होगा क्या, आवृत्ति, ठीक है। अब आवृत्ति क्या होगी, आवृत्ति को अपन न्यू से लिखते हैं, न्यू क्या होता है C बाई लेमडा, तो यहाँ पे C न होकर प्रकाश की वेलोसिटी मैंने कितनी मान ली, V1 मान ली और V2 मान ली, तो जो इसके लिए होगी, जो प्रकाश की वेलोसिटी जो माध्यम फर्स्ट के लिए होगी वो क्या है V1, तो न्यू इज इक्वल टू क्या होता है आप जानते हो, V इज इक्वल टू लेमडा होगा, क्लियर। तो जब यहाँ पे माध्यम, दोनों माध्यम की अलग अलग बात कर रहा है, तो आवृत्ति भी कैसी आएगी, चेंज आएगी, फ्रीक्वेंसी कैसी आएगी, चेंज आएंगी, तो ये क्या हो जाएगा आपका ν2 हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ν1। तो यहाँ पे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो बताओ, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो कि जब भी आपतित किरण है वो यदि विरल से सघन माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है। आवृत्ति देखो दोनों सेम आ रही है, तो इसकी आवृत्ति क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है, क्या रहती है, आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, तथा छाल क्या हो जाती है या वेग क्या हो जाता है इसका, कम हो जाता है। ये निष्कर्ष आपको ध्यान में रखना है। तो क्या ध्यान में रखना है यहाँ पे कि मैं क्या करता हूँ, यदि माध्यम में जो चलने वाली प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है या प्रकाश की जो वेवलेंथ है वो लेमडा 1 मान ली, माध्यम सेकंड में कितनी मान ली, लेमडा 2 मान ली। अब इसको यदि मैं लेमडा की टर्म में लिखूँ तो बताओ C से B तक चलने में क्या लेमडा 1 तरंग दैर्ध्य है, तो तरंग दैर्ध्य लेमडा 1 आ गई। A से D के लिए कितना आएगी लेमडा 2, और V1 अपॉन V2 पहले से ही था। यदि मैं इसको इधर लाता हूँ तो V2 बाय लेमडा, ये V1 बाय लेमडा हो जाएगा। और आवृत्ति आप जानते हो क्या होता है, न्यू इज इक्वल टू C बाय लेमडा, C प्रकाश का वेग होता है, बट यहाँ पे प्रकाश का वेग क्या माना अपन ने V1, तो इसके लिए क्या हो जाएगा कि ν1 तो क्या होगा आपका V1 अपॉन में लेमडा 1, ऐसे ही ν2 आपका क्या होगा V2 अपॉन में लेमडा 2, किससे, इस फॉर्मूले से। तो ये क्या हो जाएगा ν2 बाई ν1। अतः अपन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण या समतल तरंगाग्र के द्वारा समतल तरंग का जब अपवर्तन होता है तो उसकी आवृत्ति तो अपरिवर्तित रहती है, लेकिन उसकी जो छाल है वो क्या हो जाती है, सघन माध्यम में कम हो जाती है। तो आप एक बार ये लिखिए, फिर मैं लास्ट में 2 लाइन रिजल्ट की लिखवाता हूँ। ये लिख लो जो मैंने लिखा है, उसके बाद मैं रिजल्ट की 2 लाइन लिखवाता हूँ। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कोई भी प्रकाश की तरंग यदि सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी आवृत्ति परिवर्तित रहती है, अपरिवर्तित रहती है। ऐसे कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। लिखिए इसमें, अतः स्पष्ट है कि जब कोई प्रकाश तरंग सघन माध्यम में अपवर्तित होती है, जब कोई प्रकाश तरंग सघन माध्यम में अपवर्तित होती है, जब कोई प्रकाश तरंग सघन माध्यम में अपवर्तित होती है तो उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, तो उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, आवृत्ति पर कोई भी चेंज नहीं होता, आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, तथा प्रकाश की चाल या प्रकाश का वेग कम हो जाता है, तथा प्रकाश की चाल या प्रकाश का वेग कम हो जाता है। तो उसकी वजह से मैंने ये कंडीशन लिखी थी कि V1 क्या होता है, V2 से ज़्यादा होता है, यानी इसमें V1 ज़्यादा होगा और इसमें V2 क्या होगा, माध्यम में कम होगा। तो ये लाइन आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि कहाँ से निकाली थी, ठीक है। तो यही आपका क्या था, समतल तरंग का परावर्तन था, जिसमें अपन ने देखो फर्स्ट क्या पढ़ा, एक तो आइगन सिद्धांत के द्वारा, जो इसके पहले वाली क्लास हुई अपनी, लगभग ये 3rd या 4th क्लास है आज की। तो इसमें अपन ने पढ़ा समतल तरंग का अपवर्तन कैसे होता है, कैसे इसका प्रूफ होता है, कैसे अपना स्नेल का नियम आता है, ठीक है। तो आज के लिए तो इतना ही। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके फ्रेंड सर्कल तक पहुंचाना आपका कर्तव्य है।
तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सब्सक्राइब करने के बाद ही आपको मिलेगा। सब्सक्राइब करने के लिए आपको करना क्या है, सब्सक्राइब जब यूट्यूब चैनल का अपना नाम लिखा हुआ है होम पेज पे, वहाँ पे जाओगे तो रेड कलर में आपका सब्सक्राइब लिखा हुआ आएगा, उस पर क्लिक करोगे तो नोटिफिकेशन का होगा, उसमें ऑल का कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना, तो आपका वो सब्सक्राइब हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ से कोई वीडियो अपलोड की जाएगी आपकी क्लास की, तो आपके पास तुरंत ही उसका मैसेज या नोटिफिकेशन मोबाइल में मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे, ये तो अपना क्या हुआ, आइगन सिद्धांत या आइगन तरंग सिद्धांत के द्वारा जो घटना थी वो पढ़ी, परावर्तन, अपवर्तन, कैसे द्वितीयक तरंग का सेकेंडरी वेव फ्रंट का निर्माण होता है वो पढ़ा। अब अपन इसके नेक्स्ट आगे जो बात करेंगे वो आपके मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है इंटरफेरेंस या व्यतिकरण। क्या है इंटरफेरेंस या व्यतिकरण? व्यतिकरण से रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट है उसकी भी बात करेंगे और उसकी डेरिवेशन की भी बात करेंगे, जो भी आपके सिलेबस में है कंप्लीट पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को धन्यवाद।